आजकल इंक्रीजिंगली हमारे पास बहुत यंग पेशेंट्स आते हैं 20 साल के 30 साल के अपने अर्ली 40s के अंदर एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम के साथ बैक पेन, लो बैक पेन। एमआरआई कराते हैं तो डिस्क डीजनरेशन मिलता है, कोई स्लिप डिस्क नहीं होता है। इस कंडीशन में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, मेडिसिन इतना सही इलाज करती नहीं है। जो सर्जिकल ऑप्शन जैसे कि एंडोस्कोपी है वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि कोई डिस्क स्लिप नहीं है, तो एंडोस्कोपी करके क्या अचीव कर लेंगे। अगर कोई सर्जिकल ऑप्शंस है इस कंडीशन के अंदर, डीजनरेटेड डिस्क इन यंग पेशेंट्स के अंदर, तो वो डिस्क रिप्लेसमेंट होता है या फ्यूजन होता है। ये कभी कभी यंग पेशेंट्स के अंदर थोड़े रेडिकल स्टेप्स हो जाते हैं। इन कंडीशंस में एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं इंट्राडिस्कल पीआरपी, मतलब डिस्क के अंदर पीआरपी का इंजेक्शन। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं, आपका स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। मेरी क्वालिफिकेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली से है और आज हम बात करने जा रहे हैं बैक पेन इन यंग पेशेंट्स के बारे में। अपनी ओपीडीज में हम लोग ज़्यादा मरीज देख रहे हैं कि अपने 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में कमर दर्द के साथ आते हैं। ये एक ऐसी एज नहीं है जिसके अंदर डिस्क डिजनरेट कर जाए, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से लंबे टाइम तक बैठना, पुअर पोस्चर, उसकी वजह से डिस्क का वियर एंड टियर बड़ी जल्दी स्पीड से होता है। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्क डीजनरेशन से हम क्या समझते हैं। अब डिस्क डीजनरेशन क्या होता है ये एमआरआई से समझते हैं। इस एमआरआई को इस एमआरआई से कंपेयर करेंगे। अब ये देखिए, एक ये नॉर्मल डिस्क है जिसके अंदर बाहर की लेयर है एनुलस फाइब्रोसस और अंदर की लेयर है जो व्हाइटिश दिख रही है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। और इस हेल्दी डिस्क के अंदर एक क्लियर डिमार्केशन है कि भाई ये है एनुलस फाइब्रोसस और ये अंदर जो व्हाइटिश है वो है न्यूक्लियस पल्पोसस। अब ये देखिए डीजनरेटेड डिस्क, एनुलस फाइब्रोसस और न्यूक्लियस पल्पोसस में कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। फिर से देखिए, इसके अंदर बाहर की एनुलस फाइब्रोसस, अंदर का न्यूक्लियस पल्पोसस। साफ दिख रहा है कि एनुलस फाइब्रोसस ने एक बाउंड्री बना रखी है जिसके अंदर न्यूक्लियस पल्पोसस सिमटा हुआ है। इसके अंदर ऐसी कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, न्यूक्लियस पल्पोसस डिफ्यूज हो गया है, व्हाइटिश कंटेंट कम हो गया है और इसको हम कहते हैं डीजनरेटेड डिस्क। तो व्हाट इज पीआरपी? पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। एक बहुत ही नेचुरल तरीका होता है आपके खुद के ब्लड को लेके उसको मशीन में प्रोसेस करके सेंट्रीफ्यूग करके प्लाज्मा रिच एक लिक्विड बनाया जाता है। ये जो पीआरपी होता है ये बायोलॉजिकली बहुत रिच होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स जैसे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, फाइब्रोब्लास्ट लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ फैक्टर्स, हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर्स और ऐसे एक एंडलेस लिस्ट है। ये ग्रोथ फैक्टर्स जब हम पीआरपी इंजेक्ट करते हैं डिस्क के अंदर तो वो रिलीज होते हैं। वहां पे इन्फ्लेमेशन को इनिशियली थोड़ा बढ़ाते हैं लेकिन लेटर ऑन मे बी 5 और 7 डेज के अंदर इन्फ्लेमेशन को काफी कम कर देते हैं। नया टिश्यूज बनने के लिए इसको प्रमोट करते हैं, नया कोलेजन बनता है और आपकी जो डिस्क डीजनरेशन है वो एक नेचुरल तरीके से फिर हील होने लग जाती है। तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करके और नए टिश्यूज बना के नेचुरली आपके डिस्क को हील कर देता है। अनलाइक पेन किलर्स जैसे कि दर्द की दवाइयां होती हैं वो केवल पेन को मास्क करती हैं, लेकिन ये रूट लेवल पे आपके डिस्क को हील करता है, एक नई डिस्क को बनाता है और हो सकता है कि आपको इवन एट लेटर स्टेजेस, लेटर एजेस पे भी डिस्क सर्जरीज टोटली अवॉइड हो सके। अब बात करते हैं कि इंट्राडिस्कल पीआरपी के लिए आइडियल कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं, किसमें उम्मीद की जाए कि इंट्राडिस्कल पीआरपी काम करेगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिस्क डिजनरेशन में काम करती है लेकिन जो डिस्क हाइट है वो मेंटेन होनी चाहिए। अगर डिस्क हाइट कोलैप्स है मतलब कि जो डिस्क का बाहर की परत होती है जिसको एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं वो भी डैमेज हो चुकी है और इसके अंदर डिस्क रीजनरेट नहीं करेगी चाहे आप इंट्राडिस्कल पीआरपी लगा लें। सेकंड है डिस्क डिजनरेशन लेकिन कोई इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो आपका स्पाइन है वो स्टेबल रहना चाहिए, उसके अंदर आगे पीछे एबनॉर्मल मूवमेंट्स नहीं रहने चाहिए, कोई भी फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, कोई भी ज्वाइंट की इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि डिस्क डिजनरेशन विदाउट नर्व रूट कंप्रेशन। इसका मतलब यह है कि नसों पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर नसों पे दबाव है तो इस तरह के लक्षण जैसे शियाटिका है या फिर चलने में पैरों में जलन, सुनपन, ये लक्षण है अगर हैं तो इस मरीज के अंदर इंट्राडिस्कल पीआरपी काम नहीं करेगी। इसको किसी भी तरह की डिकम्प्रेसिव सर्जरी करानी पड़ेगी, जैसे कि हम लोग भी एक्सपर्टाइज रखते हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज के अंदर।
तो हम उस तरह की एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से इन पेशेंट्स को रिलीफ दे सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इज कि पेशेंट शुड बी यंग पेशेंट। आमतौर पर ऐसा क्यों? क्योंकि ओल्ड पेशेंट्स के अंदर केवल डिस्क ही दर्द का कारण नहीं होती है। आमतौर से यह देखा गया है कि ओल्ड पेशेंट्स के अंदर फैसेट जॉइंट्स भी खराब हो जाते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ लिगामेंटम फ्लेवम जो पीछे की तरफ एक लिगामेंट होता है वो भी थोड़ा थिकन हो जाता है और वो भी दर्द का कारण होता है, और इंट्राडिस्कल पीआरपी पूरा करेक्शन नहीं देगी, पूरा पेन रिलीफ नहीं देगी। अनदर इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इज इंट्राडिस्कल पीआरपी केवल उन्हीं के लिए है जिनके लिए सारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स फेल हो चुके हैं। मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कोई काम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज से भी कोई रिलीफ नहीं आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एडवांस स्टेज भी है लेकिन मरीज बड़ी सर्जरीज अवॉइड करना चाहता है, कोई भी फ्यूजन सर्जरी या फिर कोई भी डिस्क रिप्लेसमेंट अवॉइड करना चाहता है, तो वो किसी भी स्टेज पे इंट्राडिस्कल पीआरपी का एक ट्रायल ले सकता है, लेकिन वो समझना चाहिए कि उसको इन कंडीशंस के अंदर पूरे रिलीफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मरीज कोई भी सर्जरी जैसे फ्यूजन सर्जरी या डिस्क रिप्लेसमेंट अवॉइड करना चाहता है तो वो एक ट्रायल इंट्राडिस्कल पीआरपी का ले सकता है, हालांकि उसके रिजल्ट्स गार्डेड हो सकते हैं। इतना बताने के बाद ही हमें समझना होगा कि पीआरपी थेरेपी एक इवॉल्विंग साइंस है, ये एक स्टेम सेल थेरेपी का पार्ट है। हो सकता है फ्यूचर में इससे भी ज्यादा प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजीज आए, जैसे अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं बोन मैरो कॉन्सेंट्रेट टेक्निक पे, फैट सेल टेक्निक के अंदर। लेकिन समझ लीजिए कि कोई भी स्टेम सेल थेरेपी क्विक फिक्स नहीं है, ये साइंटिफिक बेस्ड है, इनको भी टाइम लगता है सही होने में। प्रॉपर केस सिलेक्शन बहुत जरूरी है। एडवांस डिस्क डिजेनरेशन में कोई भी ऑर्थोबायोलॉजिक ट्रीटमेंट अभी तक इतनी फ्रूटफुल नहीं रही है। अर्ली स्टेज ऑफ डिजेनरेशन के अंदर इसका ट्रायल देना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारा जो स्टेप बाय स्पाइन केयर प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर हम जनरल वेलबींग से स्पाइन की रिहेबिलिटेशन की ट्राई करते हैं, स्पाइन का पेन कम करने की कोशिश करते हैं और मिनिमम इंटरवेंशन करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर स्टेम सेल थेरेपी या इंट्राडिस्कल पीआरपी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि अगर सक्सेसफुल होता है तो कोई भी मेजर सर्जरी अवॉइड हो सकती है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें यंग पेशेंट्स से जिनको बैक पेन है, जो इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं और अभी तक बैक पेन रिलीफ नहीं हुआ है उनको। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं खुद उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।